मेहमान को शामिल करते हैं। हमारे साथ सचिन जैन साहब हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के रीजनल सीईओ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है हमारे दर्शकों के लिए। सर शुरुआत हम करेंगे आपकी जो दूसरी तिमाही के जो डिमांड की रिपोर्ट आई थी, उसमें जो रिपोर्ट है उसमें कुल डिमांड तो बेहतर दिख रही है, लेकिन ज्वेलरी डिमांड कोविड के आसपास 2020 के लेवल के आसपास पहुंच चुकी है, यानी 5 साल के निचले लेवल पे है। ऐसा सर क्यों हो रहा है? ज्वेलरी से क्या ऊंचे भाव की वजह से लोग दूरी बना रहे हैं, या Q2 सीजनल ही वीक क्वार्टर होता है? ईश्वर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और थैंक आपके यू सो द्वारा मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिसर्च है और हम एनालिसिस करते हैं गोल्ड को, वो सही जरिए से आपके दर्शकों को पहुंच पाती है, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहूंगा। जैसा आपने मेंशन किया कि पिछले तिमाही में, तो अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको पूरा एक उसको सॉल्व करके बताता हूँ कि हुआ क्या। तो इस तिमाही में करीब 135 टन की कंजम्पशन हमने देखी, जो करीब 10% पिछले सेम टाइम, पिछले तिमाही 2024 में सेम तिमाही से डाउन है। लेकिन अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो करीब 31% की हमने बढ़ोतरी देखी, जो कुल मिला के 1,22,000 करोड़ की कंजम्पशन हमने भारतवर्ष में देखने को मिली। जैसे आपने मेंशन किया, इसमें जो ज्वेलरी की डिमांड थी वो 17% वॉल्यूम में कम कम दिखी हमें, लेकिन वैल्यू में करीब 21% की बढ़ोतरी हमने देखी, करीब 80,150 करोड़ के लगभग। अगर आप इसको अगर मद्देनजर देखते कि अगर ज्वेलरी किस तरह कंज्यूम होती है, तो हमने हमेशा हिस्टोरिकली भी देखा है कि जब प्राइस गोल्ड का बढ़ रहा होता है तो कंज्यूमर थोड़ा वेट एंड वॉच करता है, देखता है और आता है। लेकिन अगर इसी तिमाही के आप एक देखें इसके रिजल्ट्स, तो करीब 22% की हमने बढ़ोतरी वैल्यू में देखी। तो कंज्यूमर को अगर आप देखें, तो हम वही जो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम होती है उससे ज्वेलरी खरीदते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, इन्वेस्टमेंट की बात में काफी बढ़ोतरी है। तो हमने जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस देखा है गोल्ड के प्रति, वो काफी स्ट्रांग है। वॉल्यूम वाइज थोड़ा डाउन है, लेकिन अगर अगर एक हिंदुस्तानी या भारतवर्षी के पास मानिए 100 रुपए हैं, 1,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, तो वो उसको करीब 20% बढ़ा के उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। पिछले 3 से 4 हफ्ते में हमने एक स्टेबिलिटी प्राइस में देखी है। और अभी क्योंकि सीजन में नहीं है, जुलाई अगस्त के समय में कंज्यूमर थोड़ा पीछे हटके आते हैं। हमने जो रिपोर्ट हमारे को काफी बड़े शहरों से मिल रही है, बंबई से, दिल्ली से, तो काफी रुझाव कंज्यूमर का वॉकिंग काफी बढ़ा हुआ है। और हमारा सोचना है कि जो भी हमने 3 दिन पहले, 4 दिन से हमारा एक बॉम्बे में फेयर होता है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो, जो एक तरह का एक एक मेटाफर है, और एक तरह से पूरे आगे सीजन में क्या होने वाला है उसको दर्शाता है। तो उसमें हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखा है। तो पूरी बिजनेस की काफी तैयारी स्ट्रांगली हो रही है। काफी नए प्रोडक्ट आए हैं लाइट वेट को लेके, 24 कैरेट ज्वेलरी को लेके। और एक ही सोचना है कि अगर ये प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, तो अगली तिमाही में और आने वाले फेस्टिव टाइम में बहुत अच्छा रिस्पांस ज्वेलरी को मिलना चाहिए। यानी आपको लग रहा है जो आने वाली जो तिमाही होंगे वो ज्वेलरी डिमांड के लिहाज से बेहतर हो सकती है, क्योंकि B2B जिस तरह के रिस्पांस दिखे हैं और IIJS शो में, उससे आपको लग रहा है कि तैयारी ज्वेलर्स पूरी कर रहे हैं, और B2B के बाद वो B2C में भी उसके कन्वर्जन की उम्मीद आप कर रहे हैं। सर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नितिन केडिया भी हैं। नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ज्वेलरी डिमांड की हम बात कर रहे थे सचिन जी के साथ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें ज्वेलरी डिमांड काफी कम होती दिख रही है। क्या लग रहा है, आप छोटे ज्वेलर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका एसोसिएशन है ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्ड स्मिथ फेडरेशन, क्या वजह आप देख रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि ज्वेलरी डिमांड कम हुई है? ऊंचे भाव की वजह से, या ये पीरियड ही लीन होता है? नमस्कार विश्वमन जी, सबसे पहले तो मैं सचिन जी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पूरी रिपोर्ट है और जो पूरे विश्व की रिपोर्ट आती है, तो ये अपनी तरह की एक अलग रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को पढ़ के ही समझ में आता है कि इसमें कितना समय, मेहनत और रिसोर्सेस इसके ऊपर लगते हैं। तो उसके लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और देखिए, इस तरह की जो रिपोर्ट आती है विश्वमोहन जी, उससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आगे आने वाले समय के लिए हमें क्या करना है और पिछला डेटा के अनुसार हम आगे क्या कर सकते हैं। चिंता का विषय इसलिए विश्वमोहन जी ये बना हुआ है क्योंकि Q4 की जो डिमांड थी वो लगभग 190 टन के आसपास थी, और इस बार 88 टन रही है। तो ये लगभग 50% जो है Q4 से लेके अगर हम Q2 को कंपेयर करते हैं तो रही है। पॉजिटिव लाइन ये रही है कि Q1 से Q2 को कंपेयर करते हैं
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 71 टन से ये 88 टन के आसपास आई है, जो कि एक इंक्रीमेंट है। तो विश्वनाथ जी, भाव तो क्वार्टर 1 में भी बढ़ रहे थे और क्वार्टर 1 के बाद क्वार्टर 2 में भी बढ़े। उसके बाद भी हमने बिक्री जो है वो क्वार्टर 2 में बढ़ते हुए देखी, क्योंकि लोगों को क्वार्टर 1 में घबराहट थी, उनको लग रहा था कि नहीं, ये भाव पहली बार इतने बढ़े और आगे जाके ये भाव नीचे आ जाएँगे। लेकिन क्वार्टर 2 में जब लोगों को लगने लगा कि ये न्यू नॉर्मल है, तो फिर लोग जो है वापस उसी भाव पे परचेजिंग करने लग गए। और जैसा कि सचिन जी ने अभी बोला कि धीरे-धीरे जब भाव उतरता है या भाव स्टेबल होने लगता है, तो लोगों की ज्वेलरी डिमांड जो है वो वापस आने लगती है। 70,000 के आसपास ज्वेलर्स जो है वो इस बार आईआईजेएस के अंदर आए हैं, और जिस तरह का रिस्पॉन्स आईआईजेएस को मिला है, तो उसको देखते हुए ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं अगर मान लीजिए कोई दुकानदार आके ऑर्डर कर रहा है, तो अंडरलाइन उसकी अपने ग्राहकों से भी आने से पहले बात हुई होती है, और वो ग्राहकों के फीडबैक के अकॉर्डिंगली जो है फिर वो आगे यहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस करता है। तो हमें उम्मीद है कि जो आने वाला फेस्टिवल सीजन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, प्रोवाइडेड भाव जो है वो 1,02,000 1,03,000 के नीचे अगर बने रहते हैं। अगर ये भाव 95,000 के नीचे चले जाते हैं फेस्टिवल सीजन में, तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि इस बार इस क्वार्टर की जो ये फेस्टिवल क्वार्टर होगा, इसकी जो डिमांड आएगी वो लगभग 120 टन के आसपास रह सकती है। और जो लास्ट क्वार्टर है विश्वमन जी, उसमें हम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 160 से 170 टन होनी चाहिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी के साथ-साथ शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। विश्वमन जी। योग को लेकर आप लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक है, उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो और वो B2B में दिख भी रहा है। सचिन जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा सेंट्रल बैंक्स को लेकर, क्योंकि सबसे क्रेडिबल हैंड्स है और सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहा है। इन्वेस्टमेंट डिमांड की हम बात कर ही रहे कि वो बेहतर रही है, सिर्फ ज्वेलरी डिमांड को लेकर थोड़ी चिंता लग रही थी, लेकिन सेंट्रल बैंकों का क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? चाइना को लेकर कहा जा रहा है कि वो बैकडोर से भी वहां से काफी बाइंग हो रही है। आपके पास सर क्या रिपोर्ट है? नई रिपोर्ट में सेंट्रल बैंक्स के क्या नए ट्रेंड दिख रहे हैं? तो विश्व जी, जो सेंट्रल बैंक ने बाइंग करीब 166 टन की बाइंग हमने लास्ट क्वार्टर में देखी है। और हम लोग एक सेंट्रल बैंक का एक सर्वे करते हैं जून जुलाई में, और उसके जो रिजल्ट्स हैं हमने पब्लिश किए हैं। इसमें जो हमारे को देखने को मिला है कि सेंट्रल बैंक ने पहली बार ये एक दर्शाया है कि ना कि सिर्फ अगले 6 महीने, बट अगले 3 साल और अगले 5 साल में गोल्ड एसेट को अपने अपने एलोकेशन में बढ़ाने का उनका एक रुझाव रहेगा। और एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट उन्होंने गोल्ड को पहली बार मिड टू लॉन्ग टर्म में सामने रखा है। हाउएवर, जो अगर आप इस साल को देखें, पिछली तिमाही में हमने थोड़ा एक स्टेबिलिटी और एक एक प्रकार से कुछ ऐसे बैंक जैसे हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, जैसे चाइना का बैंक भी है, तो उसमें ऑफिशियल नंबर, जैसे आपने चाइना में मेंशन किया कि बैकडोर है, उसको मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो थोड़े से पहले तिमाहियों के हिसाब से थोड़े लो हैं। लेकिन अगर आप 166 सन को इंडिविजुअली देखें तो वो ओवरऑल नंबर स्ट्रॉन्ग रहा। बैंक ऑफ पोलैंड ने परचेजिंग करी, बैंक ऑफ टर्की ने परचेजिंग करी, और नया बैंक जो आया है वो अजरबैजान का हमने बैंक में काफी अच्छी परचेजिंग करने को मिली है। तो उनके अगर हम आंकड़ों को अपना बेस करें उनकी अपनी रिसर्च के ऊपर, और जो उन्होंने आगे का व्यू दिया है, तो ग्रोइंग मार्केट्स में और जो डेवलपिंग मार्केट्स है उनका कंटिन्यूड बाइंग गोल्ड में रहना चाहिए। सर, एक और ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है? किस राज्य या रीजन में गोल्ड की डिमांड भारत में सबसे ज्यादा आपको दिख रही है और क्यों? गोल्ड में जैसे विश्व जी हम लोग काफी एनालिसिस करते हैं, तो साउथ इंडिया काफी आगे रहता है, फॉलोड बाय वेस्ट, और अपना नॉर्थ और ईस्ट काफी सिमिलर रहता है। लेकिन अभी केडिया साहब ने ये बताया कि जो प्राइस बढ़ रहा था, एक कंज्यूमर को एक 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 सेंटिमेंटली एक ब्रेक चाहिए होता है, जिसमें वो रुके, एक भाव रुका होता है, तो एक बढ़ोतरी देखते हैं हम सेल में। जो पिछले क्वार्टर में हमने सेम ट्रेंड ही देखा, तो बढ़ोतरी मतलब सबसे ज्यादा बाइंग साउथ में ही रही, वो सेम ट्रेंड ही रहा। लेकिन हमारा जो कंज्यूमर सर्वे हमने अभी किया है, उसमें कंज्यूमर का एक ऑब्सेशन गोल्ड को लेके बहुत ज्यादा है, और हमारा ये सोचना है कि सिर्फ रुके, जो कस्टमर रुका हुआ है वो जरूर आएगा और गोल्ड में लगाएगा, मतलब एज एन इन्वेस्टमेंट और एज एन एसेट क्लास। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है कि क्योंकि प्राइस ऑफ गोल्ड काफी बढ़ा है, तो मैन्युफैक्चरर्स ने, रिटेलर्स ने काफी मेहनत करी है, और एक बहुत नए प्रकार का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कई जगह लाइट वेट, कई जगह वेरिएशन ऑफ कैरेटेज, तो बहुत क्रिएटिवली और बहुत अच्छा काम हुआ है। तो कंज्यूमर जब आएंगे दुकान में, मेरे को लगता है कि उनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सर, एक चीज, शहरी और ग्रामीण डिमांड में कितना फर्क होगा यहाँ पर? किस तरफ ज्यादा टिल्टेड डाउन, टिल डाउन किधर आप देख रहे हैं, किधर ज्यादा झुकाव है, कहाँ ज्यादा डिमांड अभी दिख रही है, और कितना फर्क है इन दोनों ही सेगमेंट में? इसमें एक्चुअली विश्व जी एक एक सेंटिमेंटालिटी के फर्क है। तो करीब 40% की हमारी जो डिमांड रूरल इंडिया से आती है, और करीब 60-62% की डिमांड हमारी अर्बन इंडिया से आती है। लेकिन रूरल इंडिया में एक खास
खास एक आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रूरल इंडिया एक तरह से आप बोलिए बैकबोन है हमारे हमारे देश की कंजम्पशन की। और अच्छी मॉनसून का एक रिफ्लेक्शन आता है, एक देश का जो रियल सेंटिमेंट वहीं से आता है। और हमने देखा है साल भर साल कि एक प्राइस को लेके वो एक एग्नोस्टिक रहते हैं, मीनिंग के प्राइस जहाँ पे भी हो एक कंजम्पशन हमने बरकरार देखी है, क्योंकि वो गोल्ड को एज अ एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट ना देखते हुए उसको देखते हैं एज अ सेविंग। और आज की डेट में जिस तरह से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, हमने उसको रिसाइकलिंग में भी देखते हुए कन्वर्जन नहीं देखा। तो एक कॉन्फिडेंस गोल्ड पे काफी स्ट्रांग है। और एक अर्बन जो आपका इन्वेस्टमेंट एरिया में कंपैरिजन देखते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट क्लास में गोल्ड ने कैसे परफॉर्म किया, कंपेरेटिव एसेट क्लास कैसे हैं, तो हमारे अर्बन इंडिया में काफी सारे मुद्दे हैं। जबकि रूरल इंडिया में गोल्ड को एक सेविंग के तौर पे महीने दर महीने साल दर साल हर परिवार बढ़ाता है। सचिन जी, एक और सवाल, क्योंकि डिजिटल गोल्ड को लेकर जो नए न्यू जनरेशन है उनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा है, तो आने वाले समय में आपको लग रहा है कि डिजिटल गोल्ड या टोकनाइज्ड गोल्ड फ्यूचर्स में फिजिकल गोल्ड को काफ़ी बड़े स्केल पे रिप्लेस भी कर सकते हैं? इसमें विश्व जी ये है कि हमारे को देखना पड़ा कि हमारा जो भारतवर्ष है वो यंग और यंगर होता जा रहा है। हमारी मीडियन एज करीब 29 ईयर्स की है। चाइना की 39 है, अमेरिका की 48 है और जापान की 62 है। तो आप देखिए हमारा एक हमारे जो सबसे बड़ा पोटेंशियल हमारे भारतवर्ष के सामने है, वो हमारी एज, जो इंडिया की एज है मीडियन एज, वो बहुत बहुत यंग है और हमारी स्ट्रेंथ है। यंगर इंडिया डिजिटली savvy ज्यादा है। आप देखिए कि वो एक एसेट भी अपने अपने फोन पे सारी अपनी एसेट रखता है और कोई उनको दिक्कत नहीं है। तो एक जो मूव है फिजिकल गोल्ड से डिजिटल गोल्ड की तरफ, रुझाव जरूर बढ़ेगा। लेकिन जैसे प्रोडक्ट्स आज की डेट में मार्केट में सामने हैं, डिजिटल गोल्ड है, ईटीएफ है। ईटीएफ एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो रेगुलराइज प्रोडक्ट है, उस पर काफी ग्रोथ है। और एक एक नॉर्मल नागरिक हमारे देश को उसको नहीं मालूम कि जब आप ईटीएफ लेते हैं तो उतना ही फिजिकल गोल्ड आपके लिए वॉल्ट होता है। डिजिटल गोल्ड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, लेकिन उस पर रेगुलेशन में काम चल रही है। और मेरा ये सोचना है कि ये सिर्फ ये दो प्रोडक्ट नहीं, और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे और काफी फोकस प्रोडक्ट आएंगे कि इंडिया डिजिटली गोल्ड को खरीदेगा। तो हमारा सोचना ये है कि एक कस्प पे हैं हम, और आने वाले सालों में एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक नॉलेज बढ़ेगी, एक अवेयरनेस बढ़ेगी, और एक कॉन्फिडेंस से इंडिया डिजिटली गोल्ड को कंज्यूम करेगा। सर, आखिरी सवाल, छोटा जवाब आपसे चाहूंगा। जिस तरह से ट्रेड वॉर की चिंताएं बढ़ी है, यूएस 25% टैरिफ प्लस पेनाल्टी की भी बात कर रहा है, ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से कितना बड़ा हिट है भारत पर? तो ज्वेलरी इंडस्ट्री सर, आप देखें कि हमारा काफी एक्सपोर्ट यूएस में होता है, पर्टिकुलरली हीरो के व्यापार में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट है। तो बिल्कुल चिंताजनक बात है, और इस पे काफी आई एम श्योर काफी चर्चाएं हो रही हैं, काफी डिस्कशन हो रहे हैं। अगर गोल्ड ज्वेलरी को पर्टिकुलरली आप देखें तो गोल्ड ज्वेलरी का इतना ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में पर्टिकुलरली प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का आज की डेट में नहीं होता। लेकिन सर्टनली दिस इज सेटबैक, बिकॉज इवेंचुअली तो ये कंज्यूमर को ही एक ब्लंट है। और कंज्यूमर के लिए अगर 25% से कॉस्ट एक एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट का बढ़ेगा, तो उस पर इम्पैक्ट जरूर एक नेगेटिव आना चाहिए। नितिन जी, आपने एक डेटा शेयर किया था जो गोल्ड का जो सीएजीआर है 2001 से 2025 के बीच में, वो करीब 11% का एक बेहतरीन एसेट क्लास है। उसके मुकाबले यूएसडी का आपने किया था कंपेयर, वो 2.5% के आसपास का है। सर, बाकी क्या लग रहा है, क्या इसी तरह के रिटर्न हम आगे भी उम्मीद करनी चाहिए गोल्ड से? बिल्कुल विश्वमोहन जी, गोल्ड ने तो अभी मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा है, गोल्ड तो अभी सिर्फ खड़ा हुआ है और अभी उसने चलना भी शुरू नहीं किया। और सचिन जी ने जैसे बताया कि गोल्ड को हमारे ग्रामीण इलाकों में एज अ सेविंग देखा जाता है, क्योंकि आपको वहाँ बैंक मिले ना मिले, लेकिन एक सुनार की दुकान जो होती है वो जरूर उस वहाँ पे हर एक गांव के अंदर मिलती है। और वहां से फिर जो है लोग उसको एज अ सेविंग लेते हैं। तो लगभग 13.5% का सीएजीआर है, 11% का आपका गोल्ड का हो जाता है और 2.5% यूएसडी आईएनआर का है। तो मैं दोनों को अगर कंबाइन कर लेता हूँ, अब आप कोई भी एसेट क्लास ले लीजिए इंडिया का, आपको 13.5% का सीएजीआर लास्ट 24 साल में साल दर साल किसी ने भी किसी भी एसेट क्लास ने नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो 12-13% की ग्रोथ है, ये कंटिन्यूएशन में बनी रहेगी। और जैसे सचिन जी कह रहे थे कि अभी और प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि गोल्ड आने वाले समय में एज अ रिटायरमेंट सेविंग प्लान के रूप में बहुत सारे फंड्स लाएंगे। जब पेंशन फंड्स आएंगे इंडिया में, या और भी जो एएमसीज वगैरह हैं, वो भी गोल्ड को लेके कुछ पेंशन फंड्स टाइप का शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब 13-13.5% का आपको किसी भी एसेट क्लास में रिटर्न मिलता है विश्वमन जी, तो आप पूरा अपना रिटायरमेंट प्लानिंग उस एसेट क्लास से कर सकते हैं। सचिन जी चाहे तो इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं।
सचिन जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे सर, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन का हम देख ही रहे हैं कि भारत में तेजी और भी ज्यादा दिख रही है और यही वजह है कि सोने चांदी की तेजी इंटरनेशनल मार्केट से भी ज्यादा है। तो 2.5% बो और 11.5% गोल्ड का सीएजार, तो 13.5% का रिटर्न किसी भी एसेट क्लास के लिए बहुत ज्यादा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आपकी राय इस पर तो सर? जैसा जैसे केडिया साहब ने मेंशन करा, केडिया साहब के साथ बिल्कुल मैं अग्री करता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज से गोल्ड गुजर रहा है। और जो दो नए हमारे को लगता है कंजम्पशन के पिलर, एक स्तंभ आने वाले हैं। एक तो ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनियों का जो जो आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनी के सेक्टर में जो ईयूएम है, उसमें इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड और कमोडिटी में अलाउड नहीं है। और मुझे लगता है कि काफी उस पर चर्चा चल रही है और उस पर एक ओपनिंग होनी चाहिए, कि इसलिए नहीं कि गोल्ड बढ़ाना से बेटर है, लेकिन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से एक रिटर्न और एक हेल्थ जो एक पोर्टफोलियो की है, वो काफी इंप्रूवाइज होती है। और सेकेंडली, पेंशन फंड्स जो कि अभी चाइना में उन्होंने ओपन किया है, एक करीब 1% की एयूएम उन्होंने ओपन करी है पहले साल के लिए। और मेरा सोचना यह है कि यहाँ पे भी काफी, हमारे भारतवर्ष में भी काफी उस पर चर्चा चल रही है। और अगर ये ओपन होता है तो उससे एक एयूएम, एक जैसे अभी केडिया साहब ने मेंशन किया कि आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से और एक एसेट क्लास के हिसाब से, दोनों में बहुत बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस आना चाहिए। और रेगुलेटर्स इस बारे में चर्चा करने के लिए ओपन है। शुक्रिया सचिन जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ डेटा है, क्या ट्रेंड देख